इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम रीड की साइकोलॉजी का पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आता है मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ और क्षेत्र। लेकिन इससे पहले आपके दिमाग में होगा कि अपना जो रीड का सिलेबस है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट बाल विकास है, सेकेंड के अंदर अधिगम का अर्थ और संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताओं, यूनिट फोर्थ के अंदर विविध अधिगम और यूनिट 5 है जो शिक्षण अधिगम से रिलेटेड है। तो इसके अंदर मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ और क्षेत्र कहीं नहीं आता। लेकिन जब रीड के 30 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 4-5 क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर पूछा जाता है कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस विद्वान ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे एक पहले बेसिक मेरा क्वेश्चन ये है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 6वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में या 1600 ईस्वी में? तो अधिकांश व्यक्तियों के जवाब होंगे या फिर अधिकांश आपके जवाब होंगे कि 1600 ईस्वी में हुई। लेकिन 1600 ईस्वी में मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई ये कथन पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता। जैसे कि जब हमारे प्राचीन काल में जब वैदिक काल आया था जो 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व था, 600 ईस्वी पूर्व मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल, तो उसे ईस्वी पूर्व कहते हैं। और ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल। तो जब वैदिक काल था जिसके अंदर वेदों की रचना की गई और वो जो भारत का स्वर्णिम युग था उसके अंदर 4 वेद बताए गए थे। फर्स्ट था ऋग्वेद जिसके अंदर पूरा का पूरा विज्ञान था। सेकेंड था सामवेद जिसके अंदर उपासना और संगीत के बारे में बताया गया था। थर्ड था यजुर्वेद जिसमें कार्य, यज्ञ और समर्पण के बारे में बताया। और फोर्थ था अर्थवेद जिसके अंदर जादू और टोनों के बारे में बताया गया था। अथर्ववेद सबसे छोटा और सबसे लास्ट में रचित था जो अपना 600 ईस्वी पूर्व के आसपास रचित गया था। जब ऋग्वेद आया था तब उसके अंदर विज्ञान का एक अथाह भंडार था, लेकिन वो उस तरह फला फूला नहीं जो आज की तरफ फूल रहा है। कैसे? क्योंकि उस समय संसाधनों का काफी सारा अभाव था। जब अर्थवेद आया जिसके अंदर जादू, टोना, झाड़ फूंक आए तो भारत का पतन का काल शुरू हो गया था। उस समय में यूनान के अंदर 4वीं और 5वीं शताब्दी में ओबिंग हास के अनुसार 3 महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। फर्स्ट थे अपने सुकरात, सेकेंड इनके शिष्य प्लेटो और थर्ड थे इनके शिष्य अरस्तु। सुकरात ने बताया कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात ने बताया कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए जिसके अंदर मनुष्य के क्या लक्षण हैं, उसके क्या गुण हैं, उसके अंदर क्या कौन कौन सी आदतें हैं, इसके बारे में सभी का अध्ययन करने को बताया था। लेकिन जब इसके अंदर ज्यादा रिसर्च की गई तो उसके शिष्य जो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, जो भी 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे, आत्मा ही परमात्मा है। मतलब जो आप परमात्मा के बारे में बता रहे हो वो आपकी आत्मा ही है। इसलिए उसने कहा कि भाई दुनिया के अंदर 3 चीजों को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। पहली है ईश्वर, दूसरी है प्रकृति और तीसरा है मनुष्य। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती है। और इसी के आधार पर प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर कहा कि प्रकृति में 5 तत्व होते हैं और जिससे मानव का निर्माण हुआ है और उसके अंदर आत्मा का भाव होता है और वो ईश्वर को मानता है। जब ये चीज इस प्लेटो ने कहा तो देखो, एक था वैज्ञानिक कोलसेनिक और कोलसेनिक वैज्ञानिक ने प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक माना, लेकिन सारे विद्वानों ने नहीं माना। जो प्लेटो का स्टूडेंट था अरस्तु, प्लेटो का स्टूडेंट था अरस्तु और अरस्तु ने 4वीं ईसा पूर्व में बताया कि आत्मा का अध्ययन, उसने क्या बोला था? प्लेटो ने बोला था भाई आत्मा का अध्ययन है, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा कि हम आत्मा का अध्ययन करेंगे, मतलब आत्मा क्या है, वो किस प्रकार काम करती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और यही आगे चलकर मनोविज्ञान बना। जब आत्मा के अध्ययन के बारे में बात की गई तो इसे दूसरे वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के जनक को किसको माना? अरस्तु को। लेकिन
कॉलसेनिक एकमात्र ऐसा विद्वान था जिसने क्या कहा कि सबसे पहले आत्मा की बात किसने की, प्लेटो ने। इसलिए प्लेटो को क्या माना, आत्मा का जनक। वो कौन था, कॉलसेनिक। लेकिन दूसरे विद्वान क्या मानते हैं कि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किसने कहा, अरस्तु ने। इसलिए अरस्तु को क्या माना, मनोविज्ञान का जनक। जब अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन के बारे में बताया तब यह माना गया था कि मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। और जब शुरुआत हुई थी तो मनोविज्ञान का अस्तित्व, जन्म या फिर इसकी शुरुआत दर्शन शाखा के रूप में 4वीं ईसा पूर्व थी, न कि 1600 ईसा पूर्व। क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने ही बताया था कि हम क्या करेंगे, आत्मा का अध्ययन करेंगे। इसलिए मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। लेकिन हमने पहले भी बात की थी कि भाई कॉलसेनिक क्या मानता है कि सबसे पहले आत्मा की बात कौन कर रहा है, कि आत्मा ही ईश्वर है, कौन कहा था, प्लेटो। इसलिए कॉलसेनिक क्या मानता है, प्लेटो। इसको इंपॉर्टेंट करके आप याद रखिए, क्योंकि कॉलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉलसेनिक के अनुसार प्लेटो है और मनोविज्ञान का जनक अगर सामान्य पूछे तो आपको अरस्तु लिखना है। या फिर इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। लेकिन जब अरस्तु ने ये चीज बताई कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है, और लोगों ने आगे 2000 वर्षों तक जो अरस्तु ने कहा, जो अध्ययन का, उसी के बारे में लोग पढ़ते गए। लेकिन जब 16वीं सदी आई, यानी कि 16वीं ईस्वी आई, अर्थात 1590 ईस्वी में एक यूनानी दार्शनिक हुए थे अपने रोडोल्फ गोइक्ले। रोडोल्फ गोइक्ले ने सबसे पहले साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखी। साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखी और उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अर्थात जब रोडोल्फ गोइक्ले ने साइकोलॉजिया नामक में मनोविज्ञान के रूप में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। और साइकोलॉजी शब्द का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, और ये मूलतः ग्रीक शब्द था। जैसे कुछ बुकों के अंदर आपको लिखेगा कि ये यूनानी शब्द था, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, साइकोलॉजी, साइको मतलब होता है आत्मा और लोगस मतलब होता है अध्ययन। साइकी एक ये ग्रीक शब्द है और लोगस क्या है, अध्ययन। तो इसलिए साइकोलॉजी मूलतः कौन सा शब्द है, ग्रीक भाषा शब्द है। जब रोडोल्फ गोइक्ले ने साइकोलॉजी जो बुक लिखी और उसके अंदर जो साइकोलॉजी शब्द मनोविज्ञान के रूप में प्रयोग किया गया था, वो तब तक साइकोलॉजी को हमेशा दर्शन शास्त्र के रूप में साइकोलॉजी को माना गया था, कि जो दर्शन शास्त्र है उसी के अंदर साइकोलॉजी क्या है, एक पार्ट है। लेकिन जब 15वीं शताब्दी खत्म और 16वीं सदी जब स्टार्ट हो रही थी, तो उसके साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज आया था। ये क्रांति तब आई जब डेकार्ते ने क्या किया था कि जो मनोविज्ञान था, जो मतलब साइकोलॉजी थी, उसको उसने भौतिक शास्त्र से प्रयोग किया, मतलब भौतिक शास्त्र के साथ जोड़ने की कोशिश की। और यही इसका एक स्वर्णिम काल था जब साइकोलॉजी क्या हुआ, एक नया सब्जेक्ट आ गया, या फिर एक नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति हो गई, या फिर आप ये कह सकते हो कि दर्शन शास्त्र से क्या हो गया, अलग हो गया। तो डेकार्ते ने क्या किया था कि जो साइकोलॉजी ली उसको भौतिक शास्त्र से जोड़ा। अब भौतिक शास्त्र कैसे, मतलब फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि जैसे भी कोई आप बल लिया, गति लिया, इन सभी को प्रूफ होता है। मतलब बल है तो बल क्या है, इसकी क्या गति है, हर एक नियम से उसको सिद्ध किया जाता है। जबकि जब 16वीं शताब्दी तक भी हमेशा साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन माना गया था, और आत्मा का अध्ययन के अंदर जो साइकोलॉजी थी उसको भौतिक रूप से प्रूव करने की कोशिश डेकार्ते ने की थी। और डेकार्ते का जमकर विरोध हॉब्स, लॉक, कॉन्ट और स्पिनोजा ने किया, और उन्होंने कहा कि कभी भी आत्मा का अध्ययन आप भौतिक शास्त्र से सिद्ध करना संभव नहीं है। तो जब भौतिक शास्त्र से आत्मा का अध्ययन करना संभव नहीं है, तो सभी के मन में क्वेश्चन पैदा हो गए कि आत्मा है तो क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा कहाँ है। जब इन जवाबों के उत्तर नहीं मिले तो धीरे धीरे उन्होंने ये मानना प्रारंभ कर दिया कि भाई जो साइकोलॉजी है उसके अंदर आत्मा का अध्ययन नहीं है। जब 17वीं शताब्दी शुरू हुई तो एक इटली के दार्शनिक थे पोम्पोलोजी। जब इटली के दार्शनिक पोम्पोलोजी ने, उन्होंने एक साइकोलॉजी का
वापस स्टडी की और उन्होंने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को एक नया अभिप्राय दिया। उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन नहीं है, बल्कि क्या है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। और जो उन्होंने पोम्पोनोजी ने बताया उसका सबसे ज्यादा समर्थन किया था हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा ने। ये वही थे जिन्होंने क्या किया था, पहले विरोध किया था। और उन्होंने कहा कि अब सही है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान ही क्या है, तुम्हारा साइकोलॉजी है, और हम आत्मा का अध्ययन आज से नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ज्यादातर बुकों के अंदर साइकोलॉजी की शब्द की उत्पत्ति या फिर साइकोलॉजी की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी मानी जाती है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंदर वो काल आया जिसके अंदर साइकोलॉजी के बारे में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया था। उससे पहले हमेशा आत्मा के अध्ययन के बारे में पढ़ रहे थे और उसी के बारे में चिंतन कर रहे थे। लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। जब 19वीं शताब्दी आई तब यह भी अभिप्राय समाप्त हो गया और लोग प्रश्न पूछने लगे कि जो मन है, जिसे आप दिल कहते हो, मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है। जब 19वीं शताब्दी आई तो लोगों ने पूछने लगे कि भाई मन और मस्तिष्क में अंतर क्या है, मन कितने प्रकार के होते हैं, और अगर मन अलग अलग प्रकार के होते हैं तो कौन से मन से किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब बात मन कितने प्रकार के होते हैं, मैंने एक बार एक घटना से आराम से सीख लिया था। आप उस घटना को सुनिए, आप भी हमेशा के लिए सीख जाओगे कि मन कितने टाइप के होते हैं। एक बार क्या हुआ कि मेरा एक पुराना दोस्त था जिससे मैं 7 या 8 साल बाद मिला था, और मिलते ही उसके हमारी बातचीत हुई और उसने कहा घर चलते चाय पीते हैं। तो मैं भी चल लिया और मैंने जब उसके घर पे जाके चाय पी, ठीक है, तो हमने आधा 1 घंटा बड़ी मुश्किल से बात की होगी, तभी मेरा कुछ फोन बज जाता है और फोन बजते ही मेरा अर्जेंट काम होने के कारण कहता हूं, मैंने दोस्त को कहा कि भाई मैं अब चलता हूं, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन दोस्त जिद करने बैठ गया कि भाई इतने सालों बाद मिले हैं, आज तुम यहीं रुको। लेकिन मैंने कहा भाई कि नहीं, मेरा अर्जेंट काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्त जिद करने लग गया और उसने कहा नहीं, आज रुकना ही पड़ेगा, आज किसी भी हालत में रुकना पड़ेगा, तुम कभी रुकते नहीं हो, इतने साल बाद मिले हो, लेकिन आज तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम था, इसलिए मैं क्या करा, वहां से निकल लिया। तो दोस्त भी मान गया, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन है तो तुम जाओ। वहां तक मुझे मन कितने प्रकार के वो मुझे समझ में नहीं आए थे। जब मैं बाहर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो मैं अंदर जो दोस्त के घर के अंदर गाड़ी की चाबी भूल गया और मैं वापस जाने लगा। तो जैसे ही मैं अंदर जा रहा था तो उसकी वाइफ और मेरा दोस्त बात कर रहे थे, तब मैंने उनको सुना। तो उसकी वाइफ बोल रही थी कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, अपने दोस्त को रुक रहे थे, आज शाम को तो अपना मूवी देखने का प्लान है। तब भी मुझे मन कितने प्रकार के होते हैं वो समझ में नहीं आए। लेकिन मेरे दोस्त ने जो एक लाइन बोली वो देख सुनकर मुझे हाथों हाथ समझ में आ गया कि मन कितने प्रकार के होते हैं। उसने कहा पागल है क्या, मैं तो ऊपर वाले मन से बात कर रहा था। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि मन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक मन, एक होता है बाह्य मन।